ठीक है राहुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो गुड आफ्टरनून। आप लोगों का जो सेशन था वो कल हमने लास्ट एंड किया था एडजेक्टिव पे, यानी नाउन मैंने आपको बता दिया और एडजेक्टिव आपको बता दिया। वो आप मुझे पहले बता दो, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। आज वर्ब आपको बतानी है। चलिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्यों जरूरी होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या जरूरत है इनको पढ़ने की? फर्स्ट क्लास ही इनका क्यों है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? क्योंकि पूरी इंग्लिश इन्हीं पे बेस्ड है। ये पार्ट्स है, कोई भी सेंटेंस है उनके ये क्या है? पार्ट्स है, तो इनको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कितने पार्ट्स लिखवाए थे? 8। कौन कौन से थे? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउंस, हाँ, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, और 2 एक्स्ट्रा भी लिखवाए थे। कौन कौन सा? आर्टिकल और डिटर्मिनर। वो इन 8 में नहीं आते, लेकिन वो भी एक ग्रुप तो है ही। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और आर्टिकल खुद भी एक डिटर्मिनरी होता है, ये भी आपने सुना होगा। तो उनको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन्ड है। जो सिलेबस में लिखा है उसको तो अच्छे से अलग से पढ़ना ही है। अभी हमने सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उन 2 के बारे में बात की। उसमें एक था नाउन और एक था एडजेक्टिव। क्या होता है नाउन? हाँ, क्या याद ही नहीं रखना है? क्या होता है नाउन? बिल्कुल पहचान याद रखनी है, वेरी गुड। नाउन क्या होता है? डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, लेकिन नाउन के बारे में 2 चीजें हमारे काम की है। क्या क्या? एक तो आइडेंटिफिकेशन और एक यूजेस। याद है आप सभी को? चलिए, अच्छा मैंने यूज नहीं लिखा है, यूजेस लिखा है ना? क्या ये सही है या गलत है? ये तो चलो एक वैसा फनी आंसर हो गया, लेकिन बिल्कुल सही है। किसी चीज का क्या इस्तेमाल है, जैसे ये पेन है, तो ये किस तरीके से, किस ढंग से काम में आता है, उसको बोला जाता है यूजेस। और ये यूजेस होते हैं उसके अलग अलग उपयोग। ये चीज है, ये चीज कैसे काम में आती है, वो होता है यूजेस। जैसे आर्टिकल है, तो आर्टिकल किस तरीके से यूज में आएगा, वो उसके यूजेस कहलाता है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओ। नाउन को कैसे पहचान सकते हैं? पहला तरीका, व्हाट, हु और हुम। क्लियर है? व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे तो वो क्या होती है? नाउन होती है। क्या जानना जरूरी है नाउन के बारे में? बिल्कुल जरूरी है। एबीसीडी को छोड़कर जो सेकंड स्टेप है वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। नाउन को पहचानना बहुत जरूरी है। व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे। सेकंड चीज, दूसरा तरीका, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, इसका पेन, इसकी बुक से मैच करके देख लो। चलो ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा कि अगर ये नाउन का आइडेंटिफिकेशन है तो क्या मैं इससे नाउन का पता लगा सकती हूँ? बिल्कुल पता लगा सकते हो। जैसे ये चेयर रखी हुई है, ये नाउन है क्या? हाँ। व्हाट का जवाब दे रही है, नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी चेयर, नाउन है। मैंने एक छोटी सी वर्ड बोल दी, फॉन्डनेस। क्या बोला मैंने? फॉन्डनेस। चलो, इंग्लिश में इसका हिंदी नहीं आ रहा होगा आपको, मैंने हिंदी भी लिख दिया। नाउन है या नहीं है? है। कितने लोगों को नाउन लग रही है ये? व्हाट का जवाब दे रही है कि ये क्या है? क्या है जो तुम कर रहे हो? दुलार है, बच्चे को दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। कौन तो हो नहीं सकता। चलो और आसान तरीका, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी फॉन्डनेस, बिल्कुल नाउन है ये। ठीक है, और अगर मैं इसमें से नेस हटा दूं ना तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तुम कैसे हो? फॉन्ड हो, और फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, इसका मतलब किसकी शौकीन हूं? कॉफी की। कैसी हूं? शौकीन। कैसी हूं? शौकीन। अब क्योंकि आपके वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अदरवाइज तो आप तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर सकते हो। चलिए, इसको मैंने हटाया। अब कहां कहां यूज में आता है ये? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कहां कहां? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन, हाउ का रिप्लाई देते हैं। किसका? हाउ का रिप्लाई। और हाउ का रिप्लाई किसके लिए देता है? नाउन के लिए। किसके लिए? अरे किसी के लिए भी दे देगा या नाउन के लिए देगा? नाउन के लिए। लिखा है ना ये नाउन के लिए देता है। चलिए, तो हमेशा ध्यान रखना, हाउ का रिप्लाई नाउन के लिए ये देता है। दूसरी चीज, इसके क्या यूजेस होते हैं? ये कहां काम में आता है? नाउन से पहले या बी के बाद। अब बी क्या है वो मैंने नहीं बताया, उसको छोड़ो अभी।
क्लियर है? ये दो बातें कल हमने की थी। आज मैं थर्ड टॉपिक एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है वर्ब। उसकी हेडिंग डालो आप। अब पूरी इंग्लिश हम शुरू से लेकर खत्म करेंगे, तब तक ये वर्ब आपके काम में आएगी। अगर आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दिक्कत करेगी लास्ट तक, ठीक है? इसीलिए कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा इजी करके आपको बताएं। भाई मान लो आपको कुछ सेंटेंस बनाना है, आपको मैंने बोला कि ये बात है, आपको खुद को इंट्रोड्यूस भी करना है बहुत सिंपल शब्दों में। तो आप ये तो बोलोगे ना, आई एम ये, जो भी आपका नाम है, तो कुछ भी बोलो आप, उसमें आपको वर्ब की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो वर्ब को अच्छे से डील करेंगे। वर्ब के अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसे पहले तो वर्ब की डेफिनेशन आप बताना चाहोगे? बता दो डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ज्यादा काम का होता है, पहचान ज्यादा काम की होती है। बट वाक्य में जो क्रिया होती है, तो हिंदी बता दिया आपने कि वर्ब का हिंदी क्या है? क्रिया है। भाई डेफिनेशन क्या होती है वर्ब की? कोई काम हो रहा है, किसी काम को करना, एक्टिविटी। क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करूंगी, इंग्लिश का टॉपिक है, तो आप लोगों के लिए कोई भी एक्टिविटी है वो कौन दिखाती है? वर्ब दिखाती है। अभी मैंने जनरल केस में लिख दिया है कि वर्ब क्या दिखाती है? एक्टिविटी। क्लियर है? इसीलिए वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। इसीलिए वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। सुना होगा आपने, वर्ब क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स। और क्यों इनको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं? क्योंकि ये क्या दिखाते हैं? एक्टिविटी। लेकिन ये भी अधूरा है। ये भी क्या है? अधूरा है। आगे मैं आपको 2-3 तरीके की वर्ब्स पढ़ाऊंगी जो सिलेबस में नहीं लिखी है लेकिन यूज में आएंगी। एक तो होती है आपकी स्टैटिव वर्ब, ये एक्टिविटी नहीं दिखाती, स्टेट दिखाती है, लेकिन स्टिल वर्ब है। आगे और हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब, जैसे मैंने कल लिखा था ना बी के बाद, और बी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब सुनी होगी, मेन वर्ब सुनी होगी, लेकिन कुछ वर्ब्स ये भी होती हैं। कौन कौन सी? स्टैटिव, लिंकिंग, कॉजेटिव। ये भी, ये जो 20 दिन का फाउंडेशन है ना, उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि इनके बिना ट्रांसलेशन अधूरा सा है। आज इनका लास्ट में एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आपको पता चले किस तरीके से इनकी हेल्प से ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ वापस। वर्ब क्या दिखाती है? एक्टिविटी, किसी काम का होना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ये क्या दिखा रही है? एक्टिविटी दिखा रही है, किसी काम का होना दिखा रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। अब इनके सबसे पहली चीज, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए? बताओ भाई, क्या आइडेंटिफिकेशन आप जानते हो? कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ड है वो वर्ब है? जैसे नाउन को पहचानना सीखा, एडजेक्टिव को पहचानना सीखा, वर्ब के लिए लिखो। कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द, यदि उसके पीछे आईएनजी या ईडी लगा रहे हो और वो स्वीकार कर रहा है, तो वो वर्ड क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी वर्ड, उसके पीछे वो क्या स्वीकार कर रहा है? आईएनजी या ईडी। और समझते हो, इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई एक, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। तो दोनों ले लें, तो दोनों में लेगा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कम से कम एक तो लेना ही चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या? पहले तो फिर अभी चेक करते हैं कि ऐसे ये काम करेगा या नहीं करेगा। लिखो इसको एक बार, ये मत लिखना ना, इनको लास्ट में एक बार लिखवा दूंगी मैं आपको। वर्ड क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगी। ठीक है, पक्का? दो ही बात बताइए, पहले तो चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद में देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। दोनों चीजें। सबसे पहले, आपने सबसे कॉमन वर्ब क्या सुनी है? क्रिया, सबसे कॉमन, कि ये तो हम सबने सुन रखी है, चलना, वॉक। मैम ने बोला चलना, तो मैंने लिखा वॉक। वॉकिंग सुना है क्या? वॉकिंग सबने सुना है, आईएनजी ले रहा है, वॉक्ड, ये भी होता है, वर्ब है ये। ठीक है, और सर आप बताइए। खाना, ईट, ईटिंग सुना है क्या? ईटिंग, तो ये वर्ब है। अच्छा, ईटेड नहीं सुना होगा, इसीलिए मैंने बोला था दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। हमने ऑब्लिक लगाया है ना, या तो दोनों ले, या दोनों में से कम एक तो लेना ही चाहिए, और वर्ड क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है।
क्लियर है? कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि ये वर्ड क्या है, तो हम वैसे भी बता देंगे पता लगा के। अब देखना आप, क्या वर्ब ही ईडी और आईएनजी लेती है क्या? बाकी नहीं लेते क्या? बिल्कुल, वर्ब ही क्या लेती है? ईडी और आईएनजी। मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, मेरा नाम ये नहीं है बट तुम्हारे में से किसी का नाम होगा। रामिंग सुना है क्या? नहीं। राउंड सुना है क्या? नहीं। या मान लो एक बहुत बेसिक एडजेक्टिव मैं आपके सामने लिख देती हूँ, हैप्पी। हैप्पीइंग सुना है क्या? ये एडजेक्टिव है, कैसे हो? हैप्पी हो, खुश हो, एडजेक्टिव है। तो ये मैंने एडजेक्टिव लिखा एक, और एक मैंने नाउन लिखा, चेक करने के लिए कि ये सिर्फ वर्ब के लिए है क्या। सुना है क्या कभी हैप्पीड, हैप्पीइंग? नहीं होता ना। तो ये किसके लिए काम करता है? वर्ब के लिए। सारी वर्ब के लिए करता है क्या? बिल्कुल सारी वर्ब के लिए करता है। भाई आप ही सोचो, आपने बचपन से एक कंटिन्यूअस टेंस सुना है, और कुछ बच्चा पढ़ के आता है नहीं आता, छोटा भी होता है तो बिना मतलब बनाता है। आई एम जाइंग, जा रहा हूं, अब गो नहीं आ रहा है, बट आईएनजी लगाने से उसकी माइंड में एक मेंटालिटी रहती है कि मेरे ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। बचपन में किया है ना ये। नया नया आदमी को लगता है कि यार इंग्लिश आनी चाहिए तो कुछ भी बोलो, तो कंटिन्यूअस अगर वो बना रहा है इसका मतलब आईएनजी लगनी चाहिए। तो बताओ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गया क्या? क्योंकि हर वर्ब का कंटिन्यूअस बनेगा तो आईएनजी तो उसको लेना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है मेन वर्ब की, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैक्सिमम वर्ब्स की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी लगने से बनती है। इसीलिए हमने क्या पहचान बताई कि या तो आईएनजी लेगा या ईडी, दोनों ले जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे ईट वर्ड है, तो ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है एट, और थर्ड होता है ईटन। इसीलिए इसका जब ईडी से थर्ड फॉर्म बन ही नहीं रहे तो बेचारा कैसे लेगा। लेकिन मान लो स्टडी लिख रही हूं, पढ़ना, अध्ययन करना, तो स्टडी स्टडीइंग भी होता है, स्टडीड स्टडीड भी होता है, तो ये भी अगेन वर्ब है। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल लिख लो उसी के नीचे, 2-4 कोई भी। अब इनमें से बस आप ऐसे एग्जाम्पल लिख लो जो आपको क्लियरली बताएं कि ये वर्ब्स है नहीं है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये 4 एग्जाम्पल बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं, और आप चेक कर सकते हो इनके पीछे लगा के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल जो वर्ड्स हैं जो हम आम बोलचाल के, कोई सी भी वर्ब हो, ठीक है, वो भी ये लेगी। नेक्स्ट देखें, अभी कुछ बताया क्या? नहीं, 2 बात हुई है। क्या क्या? वर्ब है, वर्ब को पहचानना कैसे है, और पहचान बहुत आसान है। कैसे? ईडी या आईएनजी, और इसी से क्यों पहचानते वो भी बता दिया। क्लियर है? अब बात करेंगे यूज कहां करना है, तो लिखो यूजेस ऑफ वर्ब। यूजेस ऑफ वर्ब, फिर वर्ब के टाइप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला यूज तो हम करते हैं टेंस या मॉडल में। कहां पे करते हैं? टेंस में या मॉडल में। भाई टेंस, कोई भी टेंस बन रहा है तो उसमें वर्ब तो चाहिए होगी। आप फ्यूचर बनाओगे, आपको विल शैल चाहिए होगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब तो टेंस और मॉडल में, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगेन वर्ब चाहिए। चलो, और कहां यूज में आते हैं ये? और यूज में आते हैं इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में। कहां पे? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये क्या चीज है? कल डिस्कस किया था क्या? डिस्कस किया था क्या कल? हाँ, क्या था इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल? ये बेसिकली एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब की जरूरत होने पर, नीचे एक लाइन डाल के लिख दो ना, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब की जरूरत पड़ने पर क्या लगता है? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब ये पूरा अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगी 3 दिन। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब की जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब की जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते हैं। कौन भाई? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। कल बताया था। चलते चलते वो फोन पे बात करती है,
चल भी रही है और फोन पे भी बात करना है, ठीक है। खेलते खेलते वो गिर गई। मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए जा रही हूं, मिलना भी है और जाना भी है। तो एक सेंटेंस। अब हम अभी तक क्या करते थे, ऐसा सेंटेंस बनाते थे जो कोई भी बना सकता है, वेरी सिंपल। अब उस सिंपल से काम बन नहीं रहा एग्जाम में, बस ये दिक्कत आ रही है। इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल, बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ेगा। अब तीसरी चीज और कहां पे यूज आएगा, एडजेक्टिव बनाने के लिए भी कुछ वर्ब्स लिख लो। कुछ वर्ब्स अपने पीछे ईडी लेकर, अपने साथ, कुछ वर्ब अपने साथ ईडी लेकर, ईडी लेकर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ईडी लेकर या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर एडजेक्टिव की तरह काम करती है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। कुछ वर्ब अपने साथ ईडी या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो वर्ब के तीन यूज पड़े, कौन कौन से, एक तो टेंस मॉडल में तो काम आएगा ही आएगा, दूसरा इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा, और तीसरा कुछ वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं, ईडी, और क्या बन जाती हैं, एडजेक्टिव। हमेशा क्या नहीं, कुछ वर्ब्स ऐसा करती हैं। कैसे पता चलेगा कि ये वो वर्ब है, तो भाई चेक कर लो एडजेक्टिव कौन होता है, जो हाउ का रिप्लाई दे। तो जहां वर्ब हाउ का रिप्लाई दे ईडी के साथ में, वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसी के नीचे लिखो। जैसे मैं बोल रही हूं, मैंने बोला आई एम मैरिड, तो हाउ का जवाब दे रहा है क्या, मैं कैसी हूं, मैरिड। मैरी वर्ब है, उसमें ईडी लगा हुआ है, मैरी वर्ब में क्या लगा हुआ है, ईडी। बस ये ईडी लगाने का तरीका ये है, हम जानते हैं ना इंग्लिश में तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को, वैसे ऐसे ही मान लो मैं बोल रही हूं आई एम एजुकेटेड, मैं कैसी हूं, हाउ का जवाब दे रहा है, कैसी हूं, पढ़ी लिखी हूं, तो एजुकेट प्लस ईडी। तो ये कुछ वर्ब ऐसी नहीं है जो ईडी लेके एडजेक्टिव बन जाती है। तो क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनेंगी क्या, अरे वो तो बनेंगी, लेकिन जब हाउ का जवाब देना तब ये पैसिव की तरह बिहेव करेंगे। वर्ब सेकंड थर्ड तो रहेंगी ही रहेंगी। ऐसे ही आई एम कंफ्यूज्ड बोलते हैं, कैसा हूं, कंफ्यूज्ड हूं, ईडी लेके। कैसा हूं, सेलेक्टेड हूं, बोलते ना अ सेलेक्टेड कैंडिडेट, सेलेक्ट कैंडिडेट या सेलेक्टेड कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट। कैसा कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, लिख लो ये एग्जांपल्स। ठीक है, पक्का। अब लिखो टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अभी भी दो ही बात हुई है, थर्ड बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, कौन कौन सा टाइप होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो सुनता ही है आदमी। एक तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, किस तरीके की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर मेन वर्ब हो सकती है। और एक होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो हिंदी में पढ़ के आते हो ना, सकर्मक अकर्मक, वो। तो ये दोनों टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो इधर कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, और एक कौन सी होती है, मेन वर्ब। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। दूसरे साइड पे मैं लिख रही हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हम पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीख रहे हैं, तब सेंटेंस बनेगा ना, तो वो ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्पर होती है,
क्या जो हेल्पर होता है वो मेन शेफ की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, यानी वो अकेले नहीं रह सकता। आप किसी हेल्पर को किचन में अकेला छोड़ सकते हो क्या? नहीं, वो तो सब्जी काट के रख देगा। यू नीड अ मेन शेफ जो आपकी खाना बनाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो अकेले नहीं रहती। अब इसके अंदर भी दो तीन तरीके की हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी है? एक तो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मॉडल लिखे हुए हैं, तो वो तो वैसे भी पढ़ने ही है अपने को, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल एज अ हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज, एक हम पढ़ते हैं डू को, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं हैव को, और एक हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं बी के परिवार को। किसको? बी के परिवार को। बी का परिवार है, अकेला आदमी नहीं है बी, बी का क्या है? परिवार है। ये चार क्लियर है? किसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब में। कौन कौन सी चार? मॉडल, डू, हैव और बी। ये चार सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वर्ब्स है। अब आप बी को नहीं जानते, उसको आपको बताना है। ये आपने सुने हुए हैं, बट इस्तेमाल कितना जानते हो तो आप ही जानो, बट पढ़ाना तो पूरा ही है। दूसरी होती है मेन वर्ब, जिनकी तीन फॉर्म चलती हैं। ये मुख्य क्रिया होती है जो एक्शन को दिखाती है, और इन्हीं को एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। चलना, गाना, खेलना, ये मुख्य क्रिया है। ये मेन वर्ब होती है, इनकी तीन फॉर्म्स चलती हैं, जो आपने सुनी भी है बचपन से, तीन फॉर्म्स वाली। ये हेल्पिंग है, हेल्प करेगी, सिर्फ सहारा देगी। और इनके ये चार टाइप अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी? मॉडल, डू, हैव और बी। ये पूरे परिवार हैं, बी, डू, हैव, अकेले नहीं है, ये परिवार वाले आदमी है, ये भी परिवार वाला, इसके भी तो खूब सारे सदस्य हैं। ये तीन फॉर्म होती है, कई सारी वर्ब है, तुम्हें चलना है, खेलना है, कूदना है, क्या करना है उस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, और तीनों फॉर्म अलग अलग टेंस में यूज में आती हैं। अब इधर आ जाओ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप उसको ऊपर एक बार मेंशन करो। कर लिया? आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। मेरे पास तो क्या बोर्ड है, मैं तो इसको दाएं बाएं इधर उधर कैसे भी एडजस्ट कर सकती हूँ, बट आपकी कॉपी उतना फ्लेक्सिबल नहीं है आई गेस। ठीक है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, देखो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंदी की हेल्प लेती हूँ। ट्रांजिटिव को आप लोग क्या बोलते हो? सकर्मक। और इंट्रांजिटिव को क्या बोलते हो? अकर्मक। जैसा इनका नाम है ना, वैसी इनकी एक्टिविटी है। सकर्मक में कर्म छुपा हुआ है, सबको दिख रहा है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ में, कर्म सहित। इतना ही होता है क्या हिंदी में? सकर्मक मतलब कर्म सहित, कर्म के साथ में। तो ये जो ट्रांजिटिव होती है ना, इसमें कर्म छुपा हुआ होता है। और मैं इंग्लिश में अगर कर्म बोलूं तो इंग्लिश में कर्म होता है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये वो क्रियाएं हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अकेले बैठ सकती है क्या? क्या सकर्मक क्रिया बिना कर्म के बैठ सकती है क्या? नहीं। तो इंग्लिश में सकर्मक को ही क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना, ये हमेशा अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या? बिल्कुल हमेशा, 101% हमेशा क्या लेंगी? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनका नाम ही क्या है? सकर्मक। अब ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। इसमें दो स्थिति होती है। एक, क्योंकि अकर्मक है, ऑब्जेक्ट ले ही ना। एक तो क्या है कि ऑब्जेक्ट ले ही ना। भाई अकर्मक है, जरूरत ही नहीं है। जैसे हिंदी में अगर समझाऊं, मैं सो रही हूं, ऑब्जेक्ट है क्या? इसमें कोई कर्म है क्या? मैं सो रही हूं, कोई कर्म नहीं है, तो या तो ऑब्जेक्ट ले ही नहीं, या अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, ऑब्जेक्ट लेना ही पड़े, तो ये अपने जस्ट बाद में नहीं लेती। क्यों? अगर जस्ट बाद लेगी तो ट्रांजिटिव बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी। तो इसने कहा एक रास्ता निकालते हैं कि मैं ये भी ना बनूं और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो जरूरत भी ले लूं। तो हमने कहा प्रेपोजिशन के साथ में ले लो। किसके साथ में? प्रेपोजिशन। आपने सुना होगा ऑफ, ऑन, अंडर, बीनीथ, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये कहती है कि या तो मैं ऑब्जेक्ट लूंगी नहीं, और लूंगी तो किसके साथ में लूंगी? मेरे बाद प्रेपोजिशन बिठाओ, और प्रेपोजिशन के बाद मैं ऑब्जेक्ट लूंगी। जैसे मान लो मैंने ये बोला एक वाक्य, एक तो मैं सो रही हूं, और एक मैं छत पर सो रही हूं, तो पर बोला ना बीच में। क्लियर है? तो ये तो अपने जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, ये या तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है क्योंकि यह कर्मक है, और जिद करे नहीं भैया चाहिए ही चाहिए, तो कैसे लेती है? प्रेपोजिशन के साथ में। क्लियर है? लिखो इसको एक बार।
इसी बार वाला एग्जाम कौन दे रहा है? जो इसी बार एग्जाम दे रहा है, जो अब 2025 में होगा, सब इसी बार वाला दे रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो पहले ही तैयारी करके रखना चाह रहा है? हाँ ठीक है, क्योंकि जो इस बार एग्जाम देंगे उनका सिलेबस उस अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा ना, स्पीड वगैरह सब मेंटेन करके। ठीक है, ये लिखा क्या? अब इसको मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड को, जो बात की है उसको वापस दोहराते हैं। वर्ब के टाइप पढ़ रहे थे, और हाँ वापस चलूं, लिखो। हाँ जी, स्टार्ट किया था, वर्ब को पहचानोगे कैसे? ईडी या आईएनजी दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, दोनों में से एक हुआ तो भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, चलिए दूसरी चीज मैंने कहा दो तरीके की वर्ब है, कौन कौन सी? एक तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग कैसी होती है? हेल्पिंग ही होती है। और मेन वर्ब कैसी होती है? मुख्य। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, हेल्पिंग वर्ब में अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा कि जो वर्ब्स होती है वो काम में कहाँ आ रही है? टेंस मॉडल पढ़ेंगे, वहां तो काम आएगी। कुछ भी लिखना है, एक पेन उठा के एक भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखना चाहते हो ना, तो वो बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो अलग अलग प्रकार की वर्ब्स हैं, इसमें 2 टाइप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी था। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? सकर्मक, उनको क्या चाहिए? कर्म, और कर्म को ही हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो इन क्रिया के बाद में हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और उसको अकर्मक है इंट्रांजिटिव, उसको क्या नहीं चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ। तो इससे 2 वर्ड मेरे सामने आए, देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब को तो हमेशा अपने बात क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे टीओ। लॉन्ग रन में अब बार बार ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं, टीओ, टीओ का कॉम्बिनेशन है, यानी ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा पेयर रहता है पीओ, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। या दूसरे शब्दों में बोलूं तो ऑब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन, या ऑब्जेक्ट कहां कहां पे इस्तेमाल हो सकता है? तो 2 जगह पे आ सकता है। कहां कहां पे? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, टीवी के बाद आ सकता है, अभी देखा। और दूसरा कहां पे आ सकता है? प्रेपोजिशन के बाद। अब आप शुरू से लेकर आज पहली क्लास से आखिरी क्लास तक देखोगे, ऑब्जेक्ट इन दोनों के अलावा कहीं नहीं बैठ सकता। अगर उसको ऑब्जेक्ट बनना है ना, तो 2 ही जगह है। कौन कौन सी? या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या फिर प्रेपोजिशन के बाद। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाओगे? नाउन। नाउन की 2 ही जगह बताई थी, क्या क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये बात समझ में आई? लिखो। शुरू के जो 15 क्लास के नोट्स हैं, प्लीज जितना क्लियर और अच्छा बनाओगे उतना बेटर रहेगा। टॉपिक से बात नहीं करूंगी मैं, टॉपिक इन द सेंस कि मैं आर्टिकल के नोट्स नहीं छपवा रही हूं, मैं आपको लिखना सिखाना चाह रही हूँ शुरू में बस। ठीक है, टीओ का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पीओ का मतलब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट, और दूसरे शब्दों में इसको बोला ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या क्या है? या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या फिर प्रेपोजिशन के बाद। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है, 2 ही बात है। अब एक सवाल और, पहचानेंगे कैसे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? और एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते तो पता चल जाता। चलो एग्जाम्पल और पहचान दोनों साथ बताती हूँ। अभी जो मैं आपको पहचान बता रही हूँ ना, ये आपकी 70-80% हेल्प करेगी, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा है नहीं, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा से बना दिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे भी इजी तरीके से उसको पढ़ा दें। और इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, मतलब जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे उनको बोलना ही इंग्लिश है। तो जैसा हम बोलते हैं आम जीवन में, मारवाड़ी में नया शब्द उत्पन्न कर देते हैं, तो वो भी इंग्लिश में नया शब्द उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए बड़ा चैलेंज आता है इस लैंग्वेज में। तो 60-70% ये काम करेगा, और आपको कौन सा इतना ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ना भी है कि सारे वर्ड जानो, नहीं भी आपका काम चलेगा। 60-70% वाला ये बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना हमेशा। सबसे पहली चीज तो एग्जाम्पल भी उसी से बताती चलूंगी, पहचानना कैसे है। भाई मान लो मुझे कोई वर्ब है, वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको पहचान करनी है। ट्रांजिटिव है तो मैंने क्या कहा? पहचान लिख रही हूं मैं ऊपर ना, आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानोगे ट्रांजिटिव है या नहीं है? अभी आपको बताया ट्रांजिटिव है तो कैसे पहचानोगे, उसके बाद क्या देखोगे? ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात, बट आपको खुद को ही बताना है। बाद में लगी हुई है तो पता चल ही जाएगा कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। लेकिन खुद को ही लगाना हो, मान लो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, प्रेपोजिशन के साथ लगाऊं या डायरेक्ट लगाऊं, तो आप कैसे लगाओगे?
और प्रेपोजिशन टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, वो इससे बन के आते हैं क्वेश्चन कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं कि नहीं लगाएं, या प्रेपोजिशन लगा के लगाएं। जैसे डिपेंड्स, तो डिपेंड के बाद ऑन लगाना है, तो चाहे इसको आप टीवी आईटीवी का मानो चाहे प्रेपोजिशन का मानो, बात एक ही है, क्योंकि यहीं तो यूज हो रहा है प्रेपोजिशन। चलिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या बैठता है आप मुझे बताओ? नाउन। और आगे जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी प्रोनाउन, कल क्या पढ़ाऊंगी? प्रोनाउन। तो भैया या तो नाउन बैठता है या प्रोनाउन बैठता है, क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन की जगह बैठता है। प्रोनाउन कहां बैठता है? नाउन की जगह। तो मैंने कहा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन बैठेगा या कौन बैठेगा? प्रोनाउन। अब मुझे बताओ, प्रोनाउन तो खुद नाउन की जगह बैठ रहा है, तो इस पे तो ध्यान नहीं भी दूं तो आप मुझे बताओ नाउन की पहचान क्या है? व्हाट, हु और हुम। हु तो सब्जेक्ट प्लेस के लिए होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस के लिए क्या होता है? हुम, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे बात कर रही हूं। लिखवाया था ना, हु सब्जेक्ट प्लेस और हुम ऑब्जेक्ट प्लेस। तो यानी यहां इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये मैंने सही लिखा है क्या? अभी साथ के साथ मत लिखो, है ना, क्या होगा कि निकल जाएगा। इंग्लिश चल रही है, पहले तुम्हें नींद आएगी, फिर ऊपर से तुम साथ के साथ लिखोगे, स्लिप हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन खुद नाउन की जगह आ रहा है, इट, शी, हे, ही, इस तरीके के, तो इनको तो छोड़ो। लेकिन नाउन को कैसे पहचानेंगे? व्हाट या हुम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस है, इसलिए हु नहीं लिखा मैंने। यहां तक की बात क्लियर है? तो कोई भी वर्ब, क्या कोई भी वर्ब अपने बाद व्हाट और हुम का रिप्लाई लेना, तो वो कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव। और इन्हीं का ही रिप्लाई क्यों लेती है? क्योंकि ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब व्हाट और हुम का रिप्लाई। तो एक नोट डाल के इसके नीचे लिखना है। अब लिखो इसको, फिर एक नोट डाल के लिखवाती हूं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, पहचान देख रहे हैं हम, है ना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, तो तुम क्या सवाल पूछोगे इस वर्ब से? वर्ब, इसके आगे नोट लिखवाना था ना आपको एक, तो पहले नोट लिख लो फिर एग्जाम्पल लिखना। आप लोगों को यहाँ नोट लिखना है ना, मैं वर्बली बोल रही हूं। जो वर्ब, वर्ड नहीं बोला, जो वर्ब, जो वर्ब, नोट डाल के लिख लो, जो वर्ब अपने बाद, अपने बाद वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट या हुम, ऐसे ऑब्लिक लगा के, या हुम, वॉट या हुम का सवाल पूछे, का सवाल पूछे, तो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर है? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन ये है, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, तो तुम्हारा सवाल क्या रहेगा? मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, तो तुम लोग क्या बोलोगे? क्या चाहती हो या किसको चाहती हो? यही सवाल रहेगा। तो वर्ब, वर्ब ने अपने बाद किसका सवाल पूछा? व्हाट और हुम का, तो ये वर्ब कैसी बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? और हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट एन एप्पल, मैं क्या चाहती हूं? एक एप्पल, एक सेब चाहती हूँ। आई वॉन्ट हिम, उसको चाहती हूँ, तो हुम का भी हो सकता है, वॉट का भी हो सकता है। किसको चाहती हो? वॉट का जवाब चाहे हुम का जवाब, दोनों में से कुछ भी लिखूं, बट सवाल कोई और पूछ सकता है क्या? वॉन्ट,
अगर मैं वॉन्ट वॉन्ट चाहती हूँ चाहती हूँ चाहती हूँ, तो तुम्हारे मन में कोई और सवाल आएगा क्या? क्या चाहती हूँ, यही तो बोलोगे। चलो एक वर्ब और देखो, इसको लिखो पहले ताकि मैं इसको उस पर स्लाइड करूं। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया आई नीड, चाहती हूं, अगेन आवश्यकता रखती हूं, किस चीज की वो बताना पड़ेगा। कोई सी भी ट्रांजिटिव वर्ब हो, मान लो मैंने लिख दिया रीड, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, पढ़ रही हूं। अब देखो पढ़ने में दो पढ़ना होता है, एक रीड और एक स्टडी। रीड ट्रांजिटिव वर्ब है। रीड का मतलब होता है ऐसे पढ़ना, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, मतलब वर्बली पढ़ रही हूँ, तो तुम यही तो बोलोगे क्या पढ़ रही हूँ। और एक स्टडी होता है अध्ययन करना, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो अध्ययन तो आदमी कर सकता है, लेकिन कुछ पाठ वगैरह पढ़ रहे हो तो वो बताना पड़ेगा। तो ये लिखो आगे, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी बहुत सारी है ना, बट वो जवाब किसका मांगेंगी? वॉट और हुम का। किसका? वॉट का या हुम का ना। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं, क्योंकि सकर्मक है, अपने बात क्या लेंगी? कर्म लेंगे, और कर्म को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। चलो थोड़ा सा चीजों को वापस लाइट करती हूँ, है ना, आपको ज्यादा डराना नहीं है ना, पहले दिन ही वापस थोड़ा लाइटर जोन पे चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को इसीलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, ये धीरे धीरे आप जब करने लगोगे तो ये वैसे भी आएंगे। इंट्रांजिटिव में दो सिचुएशन होती है, पहचान हम लोग देख रहे हैं ना। इंट्रांजिटिव में दो सिचुएशन होती है, एक तो क्या, ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और दूसरा लेगी तो प्रेपोजिशन के साथ लेगी। इंट्रांजिटिव में दो ही सिचुएशन है। इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, या तो कर्म नहीं लेगी और लेगी तो प्रेपोजिशन के साथ। तो मैं हमेशा आपसे पूछूंगी टीवी ऑब्जेक्ट लेती है क्या? हाँ लेती है। टीवी को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। आईटीवी, आईटीवी मतलब इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट या तो नहीं चाहिए और जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ लेगी। दो सिचुएशन, टीवी को ऑब्जेक्ट चाहिए, आईटीवी का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ। चलो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। आईटीवी वॉट और हुम को छोड़कर कोई भी सवाल कर सकती है। क्या बोला मैंने भाई? वॉट और हुम तो उन्होंने ले लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने बाद वही ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन, और नाउन का मतलब ये। तो वॉट और हुम को छोड़कर अगर कोई सवाल पूछे, वर्ब, वर्ब यदि लिखो, नोट इसी के अंदर, नोट डालने की जरूरत नहीं, इसी में लिखो। इंट्रांजिटिव को कैसे पहचानेंगे? वर्ब यदि वॉट या हुम को छोड़कर प्रश्न करे। क्या करे? प्रश्न करे, सवाल पूछे, तो कैसी बन जाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। वर्ब यदि वॉट हुम को छोड़कर प्रश्न करे तो कैसी बन जाती है? आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे हिंदी में ही सोचो, मैंने अभी बोला था मैं सो रही हूं, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम स्लीपिंग। अब आप क्या प्रश्न पूछोगे इससे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं सो रही हूँ, सो रही हूँ, सो रही हूँ, सो रही हूँ, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे क्या? प्रश्न थोड़ी पूछना है, मैं तो तुमसे बता रही हूं ना, प्रश्न थोड़ी पूछना है। या किसको ना, वॉट और हुम का जवाब नहीं आ रहा है। तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कब सो रही हो, कहां सो रही हो, क्यों सो रही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉट और हुम का तो नहीं होगा। तो ये वर्ब कैसी है? आईटीवी। लेकिन सपोज इसको किसकी, ये इसने तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया, या तो ऑब्जेक्ट नहीं लेती और जिद करे तो, जैसे आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, फिर मैंने क्या लिखा? इन माई
रूम, सो रही हूँ, कहाँ सो रही हूँ, मेरे रूम में सो रही हूँ, लेकिन प्रेपोजिशन दिया ना। अब प्रेपोजिशन पूरा एक चैप्टर है कि कहाँ कौन सा लगेगा, वो आगे की बात है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। आई एम स्लीपिंग रूम नहीं होगा, आई एम स्लीपिंग माई रूम नहीं होगा, क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, मैं सो रही हूँ, बात खत्म। और जिद करके लेगी तो प्रेपोजिशन के साथ। लिखो ये एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो मैं ये बोल रही हूँ मैं लेटे हुए हूं, तो आई एम लाइंग। लाई मतलब लेटना, झूठ बोलने वाला लाई नहीं, लेटने वाले की बात कर रही हूँ। आई एम लाइंग, तो मैं लेटी हुई हूँ, क्या का सवाल आएगा क्या? नहीं। और किसको भी नहीं आएगा। लेटे हुए हो, कहाँ लेटे हुए हो, क्यों लेटे हुए हो, अभी तो काम का समय है, कुछ और ही सवाल आएगा। ऐसे ही एक इसका अपवाद। अब इसके अपवाद पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 70-80% ये काम करेगा। वॉट और हुम से पता कर लोगे, और वॉट और हुम को छोड़कर पूछे तो इंट्रांजिटिव है। अब दो चीजें लिखो आप इसके आगे नोट डाल के फिर से। एक तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब वो एक्सेप्शन आप कैसे जानोगे? तो जो मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन है ना, वो तो मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब लाख वर्ड्स है तो लाख तो बताने का मतलब भी नहीं है ना? तो जो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं वो मैं सारे बताऊंगी, जिसमें एक सबसे फेमस है रीच और अराइव का। रीच का और किसका? अराइव का। दोनों का मतलब पहुंचना होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? पहुंचना कहीं। आपको क्या लगता है कि अभी जो मैंने नियम बताया उसके हिसाब से ये क्या होनी चाहिए? मैं पहुंचा क्या या किसको? नहीं। कहां पहुंचा, कब पहुंचा, क्यों पहुंचा, किस लिए पहुंचा, क्या और किसको का जवाब मांग रही है क्या? दोनों का मतलब ही पहुंचना है? नहीं मांग रही। इसका मतलब कैसी होनी चाहिए? आईटीवी। लेकिन ये होती है आईटीवी और ये होती है टीवी। ये अपने साथ एट लेती है जब प्रेपोजिशन की जरूरत हो ना, अराइव्ड एट द स्टेशन, जबकि रीच्ड एट द स्टेशन गलत हो जाएगा। नियम के हिसाब से तो क्या होनी चाहिए थी? आईटीवी, लेकिन ये क्या है? टीवी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है रीच वाला, क्योंकि रीच के साथ एट लगा देते हैं। भाई उनको नहीं मतलब कि आपके सिलेबस में टीवी आईटीवी है या नहीं है, उनको ये मतलब है कि प्रेपोजिशन आपके सिलेबस में, उसने एट लगा दिया या आपको दे दिया कि क्या लगाना चाहिए, तो आपको ये होना चाहिए कि रीच के बाद में एट नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? पक्का? तो ये लिख लो, ये एक तो एक्सेप्शन, और एक नोट डाल के और लिखो। ठीक है, एक वर्ड, एक एक वर्ब टीवी या आईटीवी दोनों भी हो सकती है। ठीक है, दोनों भी हो सकती है। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि एक को एक का टैग मिल गया तो वही हो, इसीलिए थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा रहता है। बट जो मेन मेन बातें होती है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। जैसे इंक्रीज है, तो इंक्रीज खुद से अगर बढ़ रहा है ना कोई चीज, नेचुरली मान लो कि प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो इंक्रीज आईटीवी होता है। ठीक है, और आप किसी चीज के दाम बढ़ा रहे हो तो टीवी होता है। जैसे द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइजेस, गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इंक्रीज के बाद प्राइजेस लिख दिया।
और जनरली अगर ऐसे बोलूं, द शेयर इंक्रीज, द शेयर मार्केट इंक्रीजेस, अब आगे कुछ नहीं बोला, शेयर मार्केट बढ़ता है, तो बढ़ता है और बढ़ाता है, तो टीवी भी हो रही है और आईटीवी भी हो रही है। क्लियर है? तो कुछ वर्ब्स ऐसे इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ग्रो हो गया, एंड हो गया, बिगिन हो गया, ये सब टीवी आईटीवी दोनों रहती हैं। एक चीज और लिख लो इसी के नीचे, एक नोट और, सामान्यतः, ये लिख लिया ना, सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब, सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी लिखना चाहो तो टीवी लिख लो, अगर समझ जाओगे तो, खुद के नोट्स आपको ही पढ़ने। सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब या टीवी करने, करने तथा, करने, 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 करने तथा, तथा इंट्रांजिटिव आईटीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब होने, होने का सेंस देती है, होने का सेंस देती है या अर्थ देती है, जो भी आपको अच्छा लगे, देती है। किसी चीज को बढ़ाओगे तो इंक्रीज करोगे, और कोई चीज खुद से बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी, तो ये दोनों थी तो एक से ही चेक कर लिया। गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो किसी चीज को इंक्रीज करोगे, तो करने का अर्थ हो गया, अगर ये टीवी है तो, और आईटीवी है तो खुद से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कोई चीज अपने आप होती है आईटीवी होना, और कर रहे हो तो टीवी ट्रांजिटिव। क्लियर है? अब जितना लिखवाया उसको ही हम देखेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लिखवा दिया ना मैंने, ये भी तुम्हारे ऊपर से जाने लगेगा एक समय के बाद। पढ़ाया एक ही टॉपिक है, अब कल जब मैं आऊंगी ना क्लास में, तो आप एक छोटा सा बस हेडिंग डाल दो, ताकि मुझे ध्यान रहे कल आके क्या पढ़ाना है। या कोई बच्चा लास्ट में एक पेज पे एक सीक्वेंस लिख ले कि ये चीजें कल मैं डिस्कस करूंगी, लास्ट पेज पे लिख दो कोई भी एक, ताकि ध्यान में रहे मुझे। पहले हम लोग 3 वर्ब्स पढ़ेंगे, डू, हैव और बी। डू, हैव और बी, ये वर्ब का ही पार्ट है, पहले ये पढ़ेंगे डू, हैव और बी। उसके बाद में नेक्स्ट देखो प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ नाउन एडजेक्टिव वर्ब, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उपसर्ग ना, प्रीफिक्स FIX, प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव का एक छोटा सा सेगमेंट बच गया है, ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चंस। फाउंडेशन का काम कंप्लीट होना चाहिए, और फाउंडेशन का काम यही नहीं है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहा है। जब तक ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली आते हैं कि हमें सिर्फ लिखने वाली क्लास दे दो आप। मैक्सिमम एनकाउंटर उन्हीं बच्चों का होता है कि हमारा ये पेपर निकल गया, आप तो बस हम लिख सके कुछ, ऐसी इंग्लिश सिखा दो कि हम कुछ लिख दें। अब मैं अगर उनसे काउंटर क्वेश्चन करूं कि आपको नाउन आती है, तो बोलेंगे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, हम तो बस लिखना सिखा दो। मॉडल आ रहा है, टेंस आ रहा है, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ मॉडल की ये गलती। भाई सिर्फ एग्जाम में मॉडल टेंस ही नहीं आता है, आप जब तक सेंटेंस लिखना नहीं सीखोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें बेटर होगी। और पहले वाला पैटर्न नहीं है एग्जाम का, जो कर लेता था इजीली कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे 10 तक एकदम चलने दो नॉन स्टॉप, वो पैटर्न नहीं है अब तो आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें जाती है। तो अगर इंग्लिश आ रही है तो आ रही है, तो आप देखो कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनका सीधा फंडा रहता है, वो इंग्लिश की कोचिंग ही नहीं करते, उनको आ रही है। तो 2 ही कैटेगरी है, या तो आ रही है या नहीं आ रही है। जो बीच वाले होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, और राजस्थान के अंदर ये बीच वाले 30% मिलेंगे आपको, और मेरे को तो हर दिन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वैकेंसी वाले बच्चे ही आते हैं, तो स्टेट में तो आप जानते ही हो। मैम ये मुझे आ रहा है, ग्रामर ग्रामर मुझे आ रही है, बस लिखना आप सिखा दो। भाई ग्रामर आ रही तो लिखने में बच्चा क्या है, टेंस मॉडल ही तो लिखते होंगे, मैं जा रही हूँ खा रही हूँ टेंस मॉडल ही, तो लिखना कुछ अलग नहीं होता, या तो आता ही नहीं है। अच्छा वो उनकी दिक्कत नहीं है, उनकी दिक्कत ये है कि उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को कंसीव किया, जिस तरीके से उन्होंने इसको पढ़ा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल दिखाती हूँ अपन आगे कैसे पढ़ेंगे। तो देखो मैंने आपको पहले दिन आप आए थे तो मैंने क्लियरली बोला था कि 20 डेज तो अभी फाउंडेशन चलेगा। फाउंडेशन का मतलब मैं चाहती हूँ कि इस क्लास का बैठा हुआ हर बच्चा किसी भी प्रकार के वाक्य को देख सके। अब वाक्य से मुझे याद आया 3 चीज और लिख दो, कॉजेटिव, लिंकिंग। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मिस हो जाएंगे दिमाग से, जब क्लिक होता है तो हो जाता है, फिर निकल जाएंगे। कॉजेटिव, लिंकिंग, स्टैटिव, ये वर्ब के टाइप है, वर्ब का ही पार्ट है ना, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रहेगा। चलो तो हमारा जो तरीका रहेगा उसमें बेसिकली
हम लोग पहले जो फाउंडेशन करेंगे उसमें सिर्फ शीट्स करेंगे, कोई भी चीज सीखेंगे शीट के माध्यम से। मैं आपको प्रिंटेड शीट्स दूंगी। जैसे मान लो मुझे मॉडल आपको पढ़ाना है, तो मैं मॉडल आपको ऐसे पढ़ाऊंगी। वो मॉडल तो है ही जिसमें मेरे को नियम रटाने हैं कि फलाना हो तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, वो तो करना ही है। कहाँ शुड लगेगा, मस्ट लगेगा, कैन प्रेजेंटेबिलिटी है, वो पास्टेबिलिटी है, वो 2 दिन का मॉडल होता है। लेकिन मुझे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग इस तरीके से करेंगे। शीट्स रहेंगी कि मैं सीधे अगर बोलूंगी ना जाएगा, तो आप बोलोगे विल गो। जैसे ही मैंने बोला शायद जाएगा, आप बोलोगे मे गो। मैंने बोला जा सकता है, कैन गो। जाना चाहिए, शुड गो। तुरंत क्लिक करना चाहिए ऐसे मॉडल में। और इससा ही नहीं, इसका जो एडवांस पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा मॉडल का। और इसी के बेस्ड फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन कि भैया वो वीक है तो चल नहीं सकती, तो अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रही हूं तो मैं इसको भी कर लूंगी। कैसे वो हमारी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में, अगर मुझे ट्रांसलेशन आ रहा है। ये तो चलो मान लो मॉडल का हुआ। ऐसे ही टेंस की अपनी शीट रहेगी हर चीज की। प्रेपोजिशन भी इसी तरीके से होगा शीट से। वो तो रटवाने वाले से तो हमें याद नहीं होता, मैं कितने नियम पढ़ाऊंगी। तो रूफ के ऊपर, रूफ के नीचे, टेबल पर, घर पर। मैं घर पे हूं तो ऑन क्यों नहीं लिखा, एटी क्यों लिखा। तो हर चीज के लिए अलग होना चाहिए। तो सेम प्रेपोजिशन भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंसेस, डायरेक्ट ये सिलेबस में नहीं लिखते, लेकिन ट्रांसलेशन के माध्यम से, चाहे टेंस के माध्यम से आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर मैं ये इस तरीके से बोलूं कि अगर मेरी कार खराब हो गई होती तो क्या होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता तो क्या होता, तुम पढ़ लिए होते तो क्या होता। तो हर चीज पहले जो ये 20 दिन की क्लासेस रहेगी सिर्फ शीट के माध्यम से, ताकि इंग्लिश के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगर ये एक बार हो जाता है तो जो आपका बचा हुआ सिलेबस रहता है, अगर मुझे 2-2 घंटे डेली मिल जाए तो हार्डली 1.5 महीने का बचा हुआ सेगमेंट, अगर 2 घंटे डेली मिलता है तो। और 2 घंटे नहीं मिल पाता क्योंकि और भी बैचेस रहते हैं, तो फिर ये मान के चलो कि इसीलिए कोर्स का ड्यूरेशन आपको बाहर बताया जाता है 4 से 5 महीने। वो इसलिए नहीं कि कंप्लीट नहीं हो सकता, वो इसलिए कि हम लोग के पास टाइम नहीं रहता। एक स्लॉट का टाइम होता है, दूसरे में फिर दूसरी क्लास रहती है, इस वजह से। तो क्या उतने में इंग्लिश आ जाएगी क्या। अब ये दोनों है, वाइसा वर्सा प्रोग्राम है। मैंने शीट करवाई, एक चीज तो मैंने जो समझाया वो समझ में नहीं आया, वो अलग चीज है, दोबारा पूछा आपने। दूसरी चीज मैंने शीट करवाई, कुछ होमवर्क में दिया, आपने नहीं किया तो वैसे भी नहीं आएगा। अब इसके बाद वाला जो बैच है एडवांस बैच है, जिसमें सारी चीजें हो गई है, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। मतलब जो एक सेगमेंट के ऊपर का सारा काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर कर रहे थे। अब आप ही के बीच में एक बच्चा ऐसा बैठा है जो पहले किसी बैच में था, उसने क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, अब वो इस बैच में है, तो अब वो जान रहा है कि उसका टाइम कैसे वो हुआ है। वो जान सकता और कोई नहीं जान सकता। ये बस मैं कहना चाह रही हूँ, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बाकी मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब तक एक मतलब सर्टेनली जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए दिसंबर तक तो हर बच्चा डेडिकेटेडली टाइम दे। उतने में हम कोशिश करेंगे कि आपका 60-70% जितना भी होगा वो सेगमेंट करवा दे। मौका मिलेगा तो मैं क्लास का टाइम 2 घंटे कर दूंगी, उसके बाद आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हो, वो चीज है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। वर्ब में मैंने क्या पढ़ाया वो थोड़ा रिवाइज करवा दो मुझे डर लग रहा है आप लोगों से। देखो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, एक एक पेज ही, लेकिन उसको रिवाइज करोगे तो कंसिस्टेंटली रहेंगे ना। क्या पढ़ा वर्ब में, वर्ब है। क्यों है वर्ब, क्योंकि आगे टेंस मॉडल पढ़ेंगे। अब मैं सीधा एक टेंस का सेंटेंस लिख दूं तो वो आपके काम का नहीं है, until unless you know about the verb। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के अंदर 2 टाइप पढ़े, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी जब टेंस पढ़ेंगे, उसके कुछ पार्ट हम कल देख लेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि वर्ब को पहचानेंगे कैसे, ईडी या आईएनजी से। क्लियर है, तो आप देखो आपके एक बुक दे रखी है छोटी सी, फाउंडेशन बुक। कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था इसमें से, करके देखा क्या, हो पा रहा है क्या। अरे हो जाएगा। अब सारे लोग तो करते नहीं है, जो करते हैं उनका हो जाता है, यही तो बात है ना। तैयारी तो फॉर्म तो लाखों में भरे जाते हैं, पोस्ट होती है 100 के अंदर, है ना, 100s के अंदर पोस्ट होती है। तो वो बाकी लोग क्या है, वो तो ऐसे ही बस। जबकि आजकल तो तैयारी हजारों में कर रहे हैं लोग, हजारों में लोग तैयारी कर रहे हैं, हर दूसरा आदमी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो बोलते हैं ना बाड़े भरे हुए हैं पढ़े लिखों के, तो दैट इज क्लियरली अ ट्रुथ। बाड़े भरे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं आज के जमाने में, सब ग्रेजुएट हैं। तो आप सिंसियरली करोगे तो चीजें होंगी। अब देखो ये एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 5, वर्ब फॉर्मेशन, पेज नंबर 21।
पेज नंबर 21। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो इसलिए दे रखी है कि आप लोगों को ये जितने वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनकी वर्ब कैसी दिखती होगी वो बनाने के लिए। वो कैसे बनाएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी बनी बनाई एक्सरसाइज है, पीछे आंसर की दे रखी है इसकी 23 पेज नंबर पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको मैंने वर्ब पहचानना सिखा दिया, ये सारी वर्ब्स ही हैं क्योंकि आंसर की ने बताया है कि ये सारी हमने ऐसे वर्ब बनाई हैं, तो आप इनके पीछे आईएनजी और ईडी लगा के चेक करना। जैसे कंप्लेन वर्ड लिख रखा है, कंप्लेन, पेज नंबर 23 पे आंसर की में वर्ब बना रखी है, क्योंकि आगे तो हमें बनानी है, वर्ब फॉर्मेशन एक्सरसाइज का नाम, खुद को फॉर्म करनी है, यहां बनी हुई है ना। तो देखो कंप्लेन लिख रखा है, कंप्लेनिंग सुना है क्या? कंप्लेनिंग नहीं सुना? कंप्लेंड, इसका मतलब वर्ड ही नहीं सुना। या तो कंप्लेनिंग, अगर लेटर लिखा हो कभी तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट फलाना डिमकाना, आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट रैगिंग टू माई सीनियर्स, कंप्लेनिंग ऐसे कॉमन वर्ड है, कोई बात नहीं सुना तो। कंप्लेनिंग वर्ड होता है और कंप्लेंड भी होता है, ईडी भी लेता है, वर्ब है। ऐसे एनालिसिस, एनालाइज लिख रखा है, एनालाइजिंग, एनालाइज्ड। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टिंग। ऐसे ही हाव, हाविंग, हाव, हाव मतलब आधा करना। तो आप इनमें से किसी के भी पीछे आईएनजी लगा के या ईडी लगाओगे लग जाएगा, जरूरी नहीं है ईडी ले, ईडी तो वही लेंगे जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, लेकिन बाकी सारी आईएनजी लेंगे, तो आप इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं आपको हैव, डू ये सारे बताऊंगी, उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। मंडे से मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे से हम लोग मॉडल पे स्विच कर जाएं, तब तक ये जितना भी बेसिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।